जय भारत, विजय भारत बच्चों। लास्ट टाइम हमने काइंड्स एंड कैटेगरीज पढ़े थे नाउन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम रूल्स देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं नाउन्स के रूल। ठीक है, तो इधर देखिए पहला रूल है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू और मैनी, इन सभी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, वर्ब से रिलेटेड तो हम सिंटेक्स में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमारा चैप्टर नाउन है तो हम फोकस नाउन पर रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फ्यू, फ्यू का मतलब ना के बराबर, आ फ्यू थोड़ा या कुछ, और द फ्यू थोड़ा मगर सारा का सारा, थोड़ा मगर सारा का सारा। ठीक है, तो इन सभी के बाद नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे, अ फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे। तो आप देखिए यहाँ पे फ्यू लिखा हुआ है, अ फ्यू लिखा हुआ है, इसके बाद नाउन कैसा आया है, प्लूरल। नाउन कैसा आया है, प्लूरल। और वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। और हमें पता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो हमने देखा एफ यू के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं, मैनी गर्ल्स आर टॉकेटिव इन माई क्लास, मैनी गर्ल्स आर टॉकेटिव इन माई क्लास। तो आप इधर देखिए, मैनी है, उसके बाद नाउन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। ठीक है, और यही हमारा रूल है कि कहीं भी हमको फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी लिखा हुआ मिले तो हमें नाउन भी प्लूरल यूज करना है और वर्ब भी प्लूरल यूज करनी है। वहां पर जो एरर आएगा, हो सकता है वो इस तरीके से आए, इस तरीके से वहां पर दे दें कि ए फ्यू बॉय, ठीक है, इज, ए फ्यू बॉय इज एब्सेंट टुडे। एरर वो कैसा भी बना सकती हैं। ठीक है, तो हमें समझना है। तो पहली बात, ए फ्यू, उसके बाद नाउन प्लूरल, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी तो इसकी जगह आर हो जाएगा। तो एरर किस में होगा, ए पार्ट में होगा। एरर किस में होगा, ए पार्ट में होगा। ठीक है, इस तरीके से वहां पर स्पॉटिंग एरर बनेगी। हमें हमेशा याद रखना है कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं, cousin is not followed by brother or sister. Cousin is not followed by brother और sister. राइट, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि हम कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं लिख सकते। ये गलत हो गया। हम सीधे क्या लिखेंगे, कजिन। हम सीधे क्या लिखेंगे, कजिन। हम सीधे क्या लिखेंगे, कजिन। तो जैसे राम इज माई कजिन, राम इज माई कजिन और सुनीता इज माई कजिन।
ठीक है भाई लोगों, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सुनीता इज माई कजिन सिस्टर, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब आप कहेंगे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होते हैं, मतलब सॉरी, जो जो पर्सन मेल हो या फीमेल हो दोनों के सेम होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पर्सन में मेल और फीमेल दोनों सेम ही होते हैं, जैसे ब्रजेश, धीरज, ब्रजेश, धीरज। ठीक है, ये बॉयज का भी होता है, गर्ल्स का भी होता है, ये भी बॉयज का होता है, ये भी गर्ल्स का होता है। ऐसे गंगा, ये भी गर्ल्स का होता है, ये भी बॉयज का होता है। तो ऐसे केस में क्या है कि हम प्रोनाउन का यूज करके उसका जेंडर बता देंगे। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे कि गंगा इज माई कजिन, गंगा इज माई कजिन। अब इसको पढ़ के तो पता नहीं चल रहा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो हम आगे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, तो प्रोनाउन से हम जेंडर का पता कर लेंगे। तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि सिस्टर और ब्रदर लगा के ही जेंडर का पता चलेगा, कजिन के साथ कभी ब्रदर और सिस्टर फॉलो नहीं करता। तो अगर हमें जैसे कोई ऐसे नाम आ जाएं जो बॉय, मैन, गर्ल सबके सेम होते हैं, तो वहां पर हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करके आगे ये बता देंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं। Coward is not followed by any noun. Coward is not followed by any noun. ठीक है, what does it mean? It means कि आप कावर्ड बॉय, कावर्ड प्रोफेसर, कावर्ड टीचर या इस तरीके से कावर्ड गर्ल आप नहीं बोल सकते, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, ना ही लिख सकती है। तो आप ऐसे भी नहीं लिख सकते कि he is a coward boy, he is a coward boy, तो आप ऐसा भी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप कैसे लिखेंगे या बोलेंगे? he is a coward, he is a coward, राइट? अच्छा, एक और भी बात, अगर आप जिद पकड़ ही जाए कि नहीं हमें लास्ट में बॉय गर्ल कुछ ऐसे लगाना है, तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। जैसे ये गलत है तो एक तो तरीका यही है, एक तरीका तो यही है जो हमने इसको करेक्ट कर लिया। तो हमेशा याद रखिए कि ये भी नाउन है, ठीक है, और ये भी नाउन है, और एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो नहीं करता या क्वालिफाई नहीं करता। तो अगर हमें बॉय लगाना है, नाउन लगाना है, तो हमको इसको एडजेक्टिव बनाना होगा। हमें क्या करना होगा? एडजेक्टिव बनाना होगा। तो हम क्या इसको दूसरे तरीके से सही कैसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? ही इज अ कावर्डली बॉय, ही इज अ कावर्डली बॉय, ही इज अ कावर्डली बॉय। ठीक है, तो अब देखिए, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल हो गया। तो ये अब ठीक हो गया, लेकिन एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि आपको थोड़ा एडवर्ब की तरह लग रहा है, तो देखिए, इसकी एडवर्ब जो बनेगी, एडवर्ब फ्रेज जो बनेगा वो बनेगा इन अ कावर्डली मैनर, इन अ कावर्डली मैनर। अगर इसको एडवर्ब के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इन अ कावर्डली मैनर करके आप इसका यूज कर सकते हैं, इन अ कावर्डली मैनर करके इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं। आपने मैथ्स में फ्रैक्शंस पढ़े होंगे, राइट? जैसे मैंने लिखा 1/4, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इंग्लिश में इनका यूज ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये मैथ्स में यूज होती है। तो फ्रैक्शंस के लिखने के तरीके हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम 1/4 को लिखेंगे इंग्लिश में, तो हम कैसे लिखेंगे? 1/4 ऐसे लिखेंगे, राइट? राइट,
तो या ध्यान रखिएगा, इधर ध्यान रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर अगर 1 है, न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर सिंगुलर रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने लिखा 1/4 तो 1/4, मैंने लिख मैंने लिखा 1/3 तो 1/3, तो ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर न्यूमरेटर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर 1 से बड़ा है यानी उसकी संख्या जो है वो 2 है, 3 है, 4 है, तो उस केस में डिनोमिनेटर प्लूरल लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर प्लूरल लिखा जाएगा। ठीक है, इधर देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 कैसे लिखेंगे? 2/3। अगर न्यूमरेटर 1 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर प्लूरल लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा यहां 3/4, तो हम कैसे लिखेंगे? 3/4, 3/4। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3/4, ये सिर्फ 1 के केस में होगा। अगर 1 है तो 1/4, 1/3, 1/5, 1/6, लेकिन न्यूमरेटर 1 से बड़ा हो जाए तो 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, तो फिर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं। कॉपी इज अ वर्ब, कॉपी इज अ वर्ब, नॉट अ नाउन। ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं गिव मी योर कॉपी। अब ये प्रचलन में चल गया है तो इसलिए फैशन में है। वैसे कॉपी तो एक एक्शन है, तो आप कॉपी तो हाथ में ले नहीं सकते, तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज गिव मी योर कॉपी बुक, गिव मी योर कॉपी बुक। ठीक है, जैसे आप नोटबुक बोलते हैं ना, वैसे ही आपको कॉपी बुक बोलना है। अगर आपको कॉपी बुक कहने में दिक्कत हो रही है तो आप नोटबुक का यूज कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है, मैं इसको टी, नोट बुक, तो जैसे आप नोटबुक बोलते हैं ठीक वैसे ही आपको कॉपी बुक बोलना है। तो कॉपी तो एक वर्ब है, ठीक है, उसको नाउन की पोजीशन पे नहीं लिख सकते, वर्ब वर्ब की पोजीशन पर आएगी और नाउन नाउन की पोजीशन पर आएगा, तो इसलिए हम इसका क्या यूज करेंगे? कॉपी बुक। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। ऑल ऑफ, सम ऑफ और मोस्ट ऑफ। ठीक है, देखिए ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अगर आपको याद रखना है तो आप इससे याद रख लीजिएगा ASM से, एरिया सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ASM याद रखिएगा, A से ऑल, S से सम, M से मोस्ट। ठीक है जी, इन सभी के बाद अगर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, हमारी दो कैटेगरीज थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो वो प्लूरल यूज होगा, वो प्लूरल यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। ठीक है, अब इसमें एक लीक पोल है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे इसके लीक पोल क्या है। उसके बाद प्लूरल ही वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। वी यूज प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन आफ्टर ऑल दीज 3 फ्रेजेस। ठीक है, अगर वहीं आप ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ
का यूज़ कर रहे हैं, वहीं आप ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। और कैटेगरी दूसरी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन, तो वो सिंगुलर ही रहेगा। मैं यहाँ सिंगुलर लिख दे रहा हूँ पर वो सिंगुलर ही रहते हैं, जिससे आपको समझ में आए। तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा क्योंकि इनका प्लूरल बनता ही नहीं, तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही रहेगा, यानी आपको प्लूरल नहीं बनाना है। और उसकी वर्ब, उसके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगी, वो भी सिंगुलर रहेगी, वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, अगर ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ फ्रेज है तो उसके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वो तो प्लूरल बनते नहीं, तो वो सिंगुलर ही रहेंगे और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट। तो बॉयज काउंटेबल है, तो हमारा पहला फ्रेज क्या है, मोस्ट ऑफ, तो देखिए यहां पे मिल रहा है, राइट। उसके बाद काउंटेबल नाउन हमें पकड़ना है, तो नाउन हमारा काउंटेबल ही है, तो वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो देखिए हमने प्लूरल भी बना रखा है, लास्ट में एस लगा हुआ है। और हमारी वर्ब कैसी आनी चाहिए, वो भी प्लूरल आनी चाहिए, तो हमने देखिए वर्ब भी प्लूरल लगा रखी है। दूसरे केस में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने इसको प्लूरल नहीं बनाया, ये बनेगा ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द शुगर हैज़ बीन कंज्यूम्ड, यानी उसको खर्च किया जा चुका है, ठीक है, खपत में ले लिया जा चुका है। तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद शुगर अनकाउंटेबल नाउन था तो हमने सिंगुलर रखा, वर्ब भी हमारी कैसी आई, सिंगुलर। तो अब हमें एक बात ध्यान और देनी है, इधर देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्रीपोजिशन से जुड़े, ध्यान ध्यान दीजिएगा, कि प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो देखिए इधर भी देखिए, प्रीपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में सब्जेक्ट मोस्ट ही है, दोनों ही केस में सब्जेक्ट मोस्ट ही है, तो फिर यहां वर्ब प्लूरल और यहां वर्ब सिंगुलर क्यों है। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि रूल पर ही डिपेंड हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान से सुनिए कि हर चीज नियम नहीं है, कुछ चीजें सेंस भी होती हैं। अब देखिए इधर देखिए ध्यान से, मान के चलो ये लड़के 100 थे और मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। मान के चलो हमने एक संख्या डिनोट कर दी कि ये लड़के 100 थे, तो मान के चलो 70 भी अगर इंटेलिजेंट थे, तो 70 क्या बना रहा है, प्लूरल बना रहा है। तो यहाँ सेंस आ रहा है कि मोस्ट काउंटेबल यूज हो रहा है, मोस्ट काउंटेबल यूज हो रहा है, तो वो प्लूरल सेंस दे रहा है। अब मान के चलिए ये चीनी भी 100 किलो थी, भाई अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो मात्रा डिनोट होगी, मात्रा में आएंगे, तो मात्रा बता रही है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप खुद सोचो, जब ये 100 किलो चीनी प्लूरल नहीं हो रही और इसमें से मोस्ट ऑफ द शुगर यानी काफ़ी हद तक जो है अधिकांश जो चीनी है वो खर्च कर दी गई है, तो मान के चलो हमने ये मान लिया कि चलो ये 80% खर्च कर दी गई, तो आप खुद सोचो कि जब ये 100 किलो चीनी प्लूरल नहीं हो रही तो ये 80 किलो भी प्लूरल हो जाएगी, नहीं होगी। तो यहां पर इसलिए वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगी है, सब्जेक्ट के सेंस के हिसाब से लगी है, ठीक है। यहां पर मोस्ट अनकाउंटेबल यूज हो रहा था, उसकी फीलिंग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन जैसी है, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, और यहां पे काउंटेबल नाउन जैसी है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई। तो कई बार रूल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नियम पढ़ा और हम उस नियम के तहत हमेशा सही होंगे, कई बार हमें सेंस भी लेना होता है। और वैसे वो नियम भी कोई गलत नियम नहीं है, लेकिन अभी हम लोग नहीं समझ पाते, यानी आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए अलर्ट रहिए, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। वैकेशन इज अ सिंगल टर्म,
वैकेशन इज अ सिंगल टर्म, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, मान के चलो आपको मई जून की भी छुट्टी लेनी है, ये मई का महीना है और ये जून का महीना है, तो इसकी जो लेंथ है छुट्टी की वो एक सर्टेन लेंथ है, और कोई भी सर्टेन लेंथ प्लूरल नहीं होती। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते समर वैकेशंस, समर वैकेशंस आप कैसे लिखेंगे, समर वैकेशन। ठीक है, कोई भी सर्टेन लेंथ हो, सर्टेन मेजरमेंट हो, वो प्लूरल नहीं माना जाता, तो उसको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। तो समर वैकेशंस नहीं लिखना है, हमें वैकेशंस नहीं करना है, वैकेशन करना है। हाँ, लेकिन अगर जैसे कोई चीज़ काउंटेबल है, जैसे डे है, मंथ है, तो हम कर सकती हैं, डेज कर सकते हैं उसका, मंथ है तो मंथ्स कर सकती हैं। ठीक है, तो उनका प्लूरल जो बनता है वो तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैकेशन के लिए नहीं। आप सोचो कि हमने मई की भी छुट्टी ली, जून की भी छुट्टी ली, हमने 2 महीने छुट्टियां ली, लेकिन वो लेंथ ऑफ पीरियड जो है, जो पीरियड है, लेंथ है उसकी, वो एक ही है। आप ऐसा नहीं करते कि मई में छुट्टी लेने के बाद फिर जून में जाते हो, फिर जून में दोबारा छुट्टी उठाते हो, वो एक ही सर्टेन चल रही होती है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब था, जैसे मैंने ये डे और मंथ को प्लूरल बनाया, अगर आप हॉलीडे की बात कर रहे हैं तो उसमें काउंटिंग आ रही है, डे लगे है ना, देखिए ये मैच कर रहा है, तो ये हॉलीडेज तो हो सकता है लेकिन वैकेशंस नहीं हो सकता। हॉलीडेज तो हो सकता है लेकिन वैकेशंस नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। रूल नंबर 8 की तरफ फिर बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए, साइन इज अ वर्ब, साइन इज अ वर्ब नॉट अ नाउन, साइन इज अ वर्ब नॉट अ नाउन। देखिए इधर देखिए ध्यान से, साइन जो है एक एब्रीविएट फॉर्म भी है, ठीक है, सिग्नेचर की। तो हम क्या है कि साइन वर्ब है, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा था कि हम वर्ब की जगह नाउन का और नाउन की जगह वर्ब का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप इधर देखते चलिएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन को एज अ नाउन यूज करते हैं, हम नाउन बना के यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। तो हमें वर्ब के रूप में यूज करना है उसको। और जैसे हमारा चैप्टर नाउन है, वर्ब तो है नहीं, तो हम दोनों ही पर्पज से समझ लेते हैं, एरर कहीं भी बन सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते पुट योर साइन हेयर, ये गलत हो जाएगा। पुट योर साइन हेयर नहीं बोल सकते आप। तो पुट वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो फिर भाई ये फिर से वर्ब आ गई। चलो आप ऐसे भी नहीं पहचान पा रहे, तो आपका योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और आपको पता है एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आता है, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इधर देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुड बॉय, ये एडजेक्टिव है, तो देखिए एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आ रहा है। या आप उल्टा करके देख लीजिए, नाउन से पहले आने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव है, पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इट इज बिकॉज ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्ब की जगह, इस वर्ब की जगह हमें नाउन का यूज करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, सही करेंगे, पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। ठीक है, वैसे सिग्नेचर की एब्रीविएटेड फॉर्म भी है, पर एब्रीविएटेड फॉर्म भी हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब इसमें और भी चीजें देख लीजिए। अब जैसे हमने कहा साइन वर्ब है, तो इसका वर्ब के रूप में यूज होगा, तो हमने एक इंपेरेटिव सेंटेंस उठाया, जैसे साइन द पेपर, साइन द पेपर। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, तो ये वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वर्ब है, तो यहां पे ये वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। अच्छा, एरर जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ज्यादातर बच्चे लिखते और बोलते इस तरीके से हैं, साइन ऑन द पेपर। साइन ऑन द पेपर नहीं होता, खाली साइन द पेपर ही होता है। ठीक है, साइन ऑन द पेपर आपको नहीं बोलना है, खाली साइन द पेपर ही बोलना है। लेकिन लेकिन अगर आप रिसीट पर साइन कर रहे हैं, तो वहां पे प्रिपोजिशन ओवर लगेगा, प्रिपोजिशन ओवर का यूज करना है, जैसे साइन ओवर द रिसीट। याद रखिएगा, पी इसमें साइलेंट होता है,
रिसिप्ट नहीं बोली जाती, रिसीट। ऐसे ही एक और भी बात याद रखिएगा, डेप्थ, हम डेप्थ बोलते हैं, इट इज नॉट डेप्थ, इट इज डेप्थ। बी इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है, तो ऐसे इसमें पी साइलेंट रहता है, तो साइन ओवर द रिसीट। रिसीट के साथ ओवर लगेगा, पेपर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन ये वर्ब थी, इसी वर्ब को आप नाउन में कन्वर्ट करते हैं, इसी वर्ब को अगर आप नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हो जाएगा सिग्नेचर ऑन द, सिग्नेचर ऑन द पेपर। तो सिग्नेचर ऑन द पेपर जो है वो करेक्ट है, साइन ओवर द रिसीट करेक्ट है, ठीक है, लेकिन साइन ऑन द पेपर करेक्ट नहीं है, साइन ऑन द पेपर करेक्ट नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 9 देखते हैं, रूल नंबर 9 देखते हैं। बोर्डिंग इज एन एडजेक्टिव, बोर्डिंग इज एन एडजेक्टिव, नॉट अ नाउन, नॉट अ नाउन, ये नाउन नहीं है। पर आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, व्हाट्सएप के ज़माने में सब कुछ शॉर्टकट चल रहा है, बस हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते हमारे खून में आ जाता है, तो हम गलती कर बैठते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और देखो आर्टिकल भी लगा है, आर्टिकल नाउन की एग्जिस्टेंस बताता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी ये लिव्स है, ठीक है, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग, तो ये गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, ठीक है। अगर बोर्डिंग हाउस नहीं लिखना चाहते आप, कोई बात नहीं है, तो आपको एक नाउन तो चाहिए चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, बोर्डिंग स्कूल कर दीजिए, बोर्डिंग स्कूल कर दीजिए, ठीक है। तो बोर्डिंग आपको यूज नहीं करना, आप चाहे बोर्डिंग हाउस यूज करिए, बोर्डिंग स्कूल यूज करिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक नाउन के साथ यूज करिए, ठीक है। रूल नंबर 10 देखते हैं। फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक इज नॉट फॉलोड बाय, इज नॉट फॉलोड बाय साइड, फ्रंट और बैक इज नॉट फॉलोड बाय साइड। कहने का क्या मतलब है भाई, कहने का मतलब यह है कि फ्रंट साइड और बैक साइड नहीं होती, फ्रंट साइड और बैक साइड, सॉरी, फ्रंट साइड और बैक साइड नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होती। अब आप कहोगे हमने तो सबको सुना ही, ऐसे ही बोलते हैं फ्रंट साइड बैक साइड। अब आप खुद देख लीजिए, आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आप मेरे फ्रंट में हैं या साइड में हैं, आप मेरे फ्रंट में हैं, यहाँ कोई साइड नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, चलिए यकीन नहीं होता तो आप एक चीज और भी बोलते हैं, कैसे, जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपना लैंडमार्क यूज करते हैं, तो लैंडमार्क में आप क्या लिखती हैं, कुछ इस तरीके से लिखती हैं, इन फ्रंट ऑफ BSA फैक्ट्री, इन फ्रंट ऑफ प्रोविजन स्टोर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपने यहां पर भी क्या यूज किया, इन फ्रंट ऑफ किया। कभी शायद ही आपने लिखा हो या लिखवाया हो फॉर्म भरते वक्त इन फ्रंट साइड ऑफ BSA फैक्ट्री। जब जब इस जगह पर आप, जब इस जगह पर आप साइड यूज नहीं कर रहे, जब आप इस जगह पर साइड यूज नहीं कर रहे, तो फिर इधर भी आपको बोलते वक्त साइड का यूज नहीं करना है, सिर्फ किसका यूज करना है, खाली फ्रंट या बैक का, फ्रंट या बैक का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 11। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। तो चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, रूल नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि बोर्डिंग इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, बोर्डिंग इज एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन। सेम ब्लॉटिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ब्लॉटिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ब्लॉटिंग इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव नॉट अ नाउन, नॉट अ नाउन, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज ब्रिंग सम, प्लीज
ब्रिंग सम ब्लॉटिंग पेपर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसका यूज हो चुका है, पेपर्स भी कर लेते हैं। अगर मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, प्लीज ब्रिंग सम ब्लॉटिंग पेपर्स फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, वैसे पेपर को अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन अब इसको कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके से, तो सही ये भी है। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, प्लीज ब्रिंग सम पीसेज ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, सम पीसेज ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। तो फिर अब आप यहां मत करिएगा प्लूरल, ठीक है, यहां पर आपने अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ले लिया और उसको यहां से डिनोट कर दिया। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। ये भी मान्य है और ये भी मान्य है। ठीक है, रूल नंबर 12 देखते हैं अब आगे। इंग्लिश टीचर इज अ स्लैंग। इंग्लिश टीचर इज अ स्लैंग। ठीक है, स्लैंग को समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कुछ शब्द या कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हम रोजमर्रा के भाषा में बोल लेते हैं या कन्वर्जेशन में बोल लेते हैं, लेकिन वो व्याकरण की दृष्टि से यानी ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होती हैं। ठीक है, उसको हम स्लैंग्स कहते हैं। जैसे हम लड़का या लड़की बोलेंगे तो सही है, लेकिन छोकरा और छोकरी जो है वो एक तरीके से स्लैंग हो गया। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो इंग्लिश टीचर भी जो है ना, वो ग्रामेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है, या हम कहें कि सेंस में ले सकते हैं, लेकिन उसका सेंस बदला हुआ होता है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, हम बोल कुछ और जाते हैं, लेकिन हमें समझ में भी आ जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आप मेरे लिए ये नहीं कह सकते ही इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज एन इंग्लिश टीचर। ठीक है, वैसे तो देखा जाए ये गलत नहीं है, वैसे अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। ही इज एन इंग्लिश टीचर का मतलब है वह एक अंग्रेज अध्यापक है, वह एक अंग्रेज अध्यापक है। लेकिन आपका सेंस जो था, आपका ये सेंस था कि वो जो टीचर है वो अंग्रेजी पढ़ाता है, वो अंग्रेजी का अध्यापक है। ठीक है, लेकिन आप बोल क्या गए, आप ये बोल गए कि वह एक अंग्रेज अध्यापक है। अब जब आप ऐसे बोलते हैं किसी को ही इज एन इंग्लिश टीचर, तो सामने वाला यही समझता है कि वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम गौर से देखें, इसको डीप एनालाइज करें, तो वो टीचर जो है, वो यहाँ पर जो टीचर है उसकी नेशनैलिटी है शो कर रहा है, वो अंग्रेज अध्यापक है ना। वो यानी ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, ठीक है, ब्रिटिशर हो सकता है, और हो सकता है अध्यापक वो किसी और भी सब्जेक्ट का हो, यानी वो अंग्रेज है और टीचर है। जरूर थोड़ा ना टीचर इंग्लिश का ही हो सकता है वो ज्योग्राफी का हो, फिजिक्स का हो। ठीक है, तो समझ में सामने वाले को इसे पढ़कर भी आता है, लेकिन उसका जो सेंस है वो नेशनैलिटी शो करने के लिए वह एक अंग्रेज अध्यापक है। अब आप बोलना क्या चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं वह अंग्रेजी का अध्यापक है, वह अंग्रेजी का अध्यापक है, वह अंग्रेजी का अध्यापक है। अब आप बोलना ये चाहते हैं, आप बोलना ये चाह रहे थे और इसकी आवाज में आप बोल ये गए, तो वह अंग्रेजी का अध्यापक है, इसको कैसे बोलेंगे? ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है भाई लोगों, तो अब आप इंग्लिश टीचर ना बोलिएगा, आप बोलिएगा ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। रूल नंबर 13 देखते हैं। देखिए, कार, कंपार्टमेंट, कार, कंपार्टमेंट, फेयर, ग्राउंड और बेंच। ठीक है, इन सभी के साथ रूम का यूज होता है, स्पेस का नहीं। रूम का यूज होता है, स्पेस का नहीं। ठीक है, अब आप तो रूम को कमरा समझते हैं, तो यहां कमरे की बात नहीं हो रही। रूम का मतलब है अनऑक्युपाइड सीट, अनऑक्युपाइड सीट, अनऑक्युपाइड सीट। मान के चलिए मैं पैदल जा रहा था, या मेरा कोई स्टूडेंट या मेरा कोई जानकार जो है वो कार से जा रहा था, मैंने सोचा वो मुझे आगे छोड़ देगा, मैंने उसे हाथ दिया, कार रोकी, तो मैंने उससे पूछा कि भैया मुझे आगे छोड़ देना। अब सारी सीटें जो थी वो पहले से ऑक्युपाइड थी, सब उसमें बैठे हुए थे। तो वो जो व्यक्ति है जो कार चला रहा है वो क्या कहेगा, वो ये नहीं बोल सकता
देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम, सॉरी, देयर इज नो स्पेस इन माई कार, देयर इज नो स्पेस इन माई कार। वो ये नहीं कह सकता, स्पेस का यूज नहीं करेगा, वो यहां पर यूज करेगा रूम का। देयर इज नो रूम इन माई इन माई इन माई कार, देयर इज नो रूम इन माई कार। तो कार हो गई, कंपार्टमेंट हो गया, फेयर हो गया, ग्राउंड हो गया, बेंच हो गया, ठीक है, इन सभी के साथ रूम का यूज होगा। वी यूज रूम विद ऑल दीज नाउन्स, नॉट स्पेस। ऐसे ही मान के चलिए आप बेंच पर बैठी हैं, कोई लड़का आ गया या आपका दोस्त आ गया, उसने कहा खिसकी हो, तो आप ये नहीं कह सकते देयर इज नो स्पेस ऑन माई बेंच, ये बोलना गलत हो जाएगा। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस ऑन माई बेंच, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप कैसे लिखोगे? देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम ऑन माई बेंच, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नो रूम ऑन माई बेंच। अच्छा, एक और भी बात याद रखिएगा, अगर उसने वहां पे नो रूम करके दे दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि रूल के हिसाब से एरर आ जाए। तो आपको एक और भी बात याद रखनी है कि हमेशा याद रखिएगा कि बेंच के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगता है। हो सकता है कि वो यहां पर इन लगा के दे दे, इन माई बेंच, तो आप एकदम से देखे ओहो नो रूम आ गया, बेंच लिखा है, नो रूम आ गया, या रूम आ गया बेंच लिखा है, नो एरर हो गया। नो एरर नहीं होगा, हो सकता है नो एरर भी हो, लेकिन आगे पूरा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कंफ्यूज कर दिया उसने आपको और वहां पे ऑन की जगह इन दे दिया। तो यहां पर बेंच के लिए इन का प्रयोग नहीं हो सकता, और इधर कार के लिए ऑन का प्रयोग नहीं हो सकता, कार के लिए ऑन का प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो कहने का मतलब नहीं है कि सब कुछ नियम के हिसाब से चलना है। पूरा सेंटेंस पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझिए और खोजिए कि उसमें क्या एरर हो सकती है, ठीक है। सामने वाला किसी भी तरीके से एरर दे सकता है। चलिए, मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 14 होगा, ठीक है, रूल नंबर 14 देखते हैं। कि वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, इन सभी के बाद, इन सभी के बाद प्लूरल नाउन मगर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, ठीक है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, लेकिन नाउन कैसा होगा? प्लूरल, ठीक है। सिंटेक्स में हमें दोबारा से पढ़ना है, तो लेकिन मैं यहां पर भी आपको बता दे रहा हूं जिससे रिवीजन हो जाए आगे। तो वर्ब कैसी आएगी आपकी? सिंगुलर, और नाउन कैसी आएगी आपकी? प्लूरल, ठीक है, नाउन हमेशा प्लूरल आएगी इनके बाद। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड द इरेंट, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर इरेंट का यूज किया है। देखिए जो हम वोकेबलरी, या आप भी वोकेबलरी जो याद करें वो आप जो है उसका यूज करना सीखिए, ठीक है। इरेंट जो है वो बैंक के पेपर में सिनोनिम्स में पूछा गया था, ठीक है। इरेंट का मतलब होता है सौंपा हुआ कार्य, सौंपा हुआ कार्य, सौंपा हुआ कार्य। आई होप सो आपको ये याद भी हो गया होगा, सौंपा हुआ कार्य, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टास्क, तो वहां पे ऑप्शन था टास्क। तो अगर कभी अब पूछ लिया जाए इरेंट, कभी पूछ लिया जाए इरेंट, तो आप लगा दीजिएगा टास्क, ठीक है, सौंपा हुआ कार्य, ठीक है। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड द इरेंट, तो देखिए वन ऑफ फ्रेज आ रहा है, राइट। वन ऑफ के बाद देखिए नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। तो देखिए ऊपर रूल में देखिए वो कैसा है? प्लूरल है, ठीक है, नाउन कैसा है? प्लूरल है। वर्ब कैसी आ रही है? वर्ब आ रही है आपकी सिंगुलर, तो देखिए वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। और देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए, अभी हम नियम लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं। मैं यहाँ से ये प्लूरल हटा देता हूँ, अब तो आप समझ मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। इधर देखिए,
हमने अभी क्या बोला था, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखे थे कि प्रिपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से, मैं बार बार देखो याद दिलाता जा रहा हूँ, प्रिपोजिशन से जुड़े दो सब्जेक्ट्स में से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो देखिए अब पहला वाला सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पर कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 देखते हैं हम। प्रीशिप इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रीशिप इज अ रॉन्ग वर्ड। फ्रीशिप नाम का कोई शब्द नहीं होता, जैसे वजीफा होता है ना तो उसको हम स्कॉलरशिप कहते हैं, तो ऐसी कभी कभी बच्चे फ्रीशिप भी बोल देती है, तो फ्रीशिप कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, फ्रीशिप कोई वर्ड नहीं है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते शी गॉट हर फ्रीशिप, शी गॉट हर या शी अप्लाइड फॉर फ्रीशिप, ऐसे नहीं लिख सकते। आप कैसे लिखेंगे, शी गॉट हर फ्री स्टूडेंटशिप, शी गॉट हर फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, शी गॉट हर फ्री स्टूडेंटशिप। अच्छा, हमने लास्ट एक जो था एक रूल पढ़ा था, तो वहाँ तो सारे हमने रूल पढ़ लिए, तो हमने एक ऑल ऑफ, सम ऑफ और मोस्ट ऑफ वाला रूल पढ़ा था। तो मैंने आपसे उसमें बोला था कि इसमें एक लीक पोल भी है, तो वो लीक पोल और समझ लीजिए वो रूल अभी अधूरा रह गया था, लेकिन हमारे पर्पस से, मतलब रूल के पर्पस से हमने उसको पढ़ा था, तो अब उसके लीक पोल को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर देखिए, हमने रूल लिखा था कि ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके लीक पोल और बता रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। आप भूल गए हो या नहीं भूले हो, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, यही था, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। इधर देखिए दोस्त, दो चीजें याद रखिएगा, किताबों में भी ऐसे मिल जाता है, तो अगर जिन किताबों में ऐसे मिलता है तो वहां पर भी किताब गलत है। ऑल ऑफ के बाद ध्यान दीजिएगा, आप जो लीक पोल है, ऑल ऑफ के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता, ठीक है। ऑल ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन नाउन नहीं आ सकता, ये ठीक है, प्रोनाउन आ सकता है लेकिन नाउन नहीं आ सकता, ध्यान दीजिएगा, बस यही एक एरर थी उसमें जो लीक पोल था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, ठीक है। इधर देखिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते ऑल ऑफ द बॉयज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, ऑल ऑफ देम, तो हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ना, देखो इधर प्रोनाउन है, तो हमने बॉयज की जगह अगर प्रोनाउन का यूज कर लिया तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसी को लिखना हो नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ लिखना हो, तो हम लिखेंगे ऑल द बॉयज, प्रिपोजिशन का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रिपोजिशन का यूज नहीं होगा, ऑल द बॉयज। और यही सेम थ्योरी बोथ के लिए भी यूज होती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते बोथ ऑफ द बॉयज, आप ऐसे नहीं लिख सकते बोथ ऑफ द बॉयज, आप कैसे लिखेंगे, बोथ द बॉयज, आप कैसे लिखेंगे, बोथ द बॉयज। लेकिन मैंने कहा सेम थ्योरी है, तो लेकिन हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, ठीक है। ऑल और बोथ के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे प्लूरल नाउन यानी काउंटेबल नाउन प्लूरल लिख रखा है, तो वो इस पर्पज से है कि अब उसमें क्या चेंज करते, तो सामने वाले लेखक ने जो गलती कर दी होगी किताब लिखते वक्त, ध्यान नहीं रहा होगा, वो यही रहा होगा कि प्लूरल प्रोनाउन यूज हो जाता है, लेकिन नाउन नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर बार नाउन ही आए, प्रोनाउन भी आ सकता है, तो प्रोनाउन तो ऑल ऑफ के साथ लग जाता है, लेकिन नाउन ऑल ऑफ और बोथ ऑफ के साथ नहीं लगता, तो ये उसका ये रहा सामने, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो बोथ ऑफ द बॉयज और ऑल ऑफ द बॉयज नहीं लिख सकते।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोजेशंस। ठीक है, जय भारत, विजय भारत, खुश रहिए, तथास्तु।